Welcome in my YouTube channel जीनियस क्लासेस बाय अनिल राय सर। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा। प्रेरक L वाला प्रत्यावर्ती परिपथ या इसको RL परिपथ भी कहते हैं। मतलब अब ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रतिरोध लगा रहेगा और प्रेरक कुंडली L लगी रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा? हमको एक विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा, प्रत्यावर्ती परिपथ। ठीक है, और साथ में हमको बनाना पड़ेगा फेजर ग्राफ बनाना पड़ेगा। फेजर ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध। तो पहले हम प्रतिरोध लगाते हैं, फिर प्रेरक कुंडली। ये प्रेरक कुंडली L हो गई। इसके सिरों पर हमने ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। और इसमें धारा क्या प्रवाहित होगी? I। किस किस पे लगा हुआ है? ये प्रतिरोध है और ये प्रेरक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत क्या रहेगा? V बराबर V0 sin ओमेगा t रहेगा। जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा उसे लिखेंगे VR से, और इधर प्रेरक कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर रहेगा उसे VL से करेंगे। ये क्या है? चित्र बनाया हमने RL परिपथ। अब इसमें फेजर ग्राफ हमको बनाना है, तो फेजर ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ देखिए धारा किस दिशा में जाएगी, तो ये जो विभवांतर VR है और धारा I, तो ये समान कला में होते हैं, तो हमने समान कला में बना दिया। ठीक है, किंतु विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसलिए इसका ग्राफ कहाँ चला गया? ऊपर की ओर। जब प्रतिरोध और धारा तो समान कला में होते हैं, इसलिए उनको एक ही दिशा में बता दिया। लेकिन विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है, इसलिए ऊपर की ओर बना दिया। तो यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज पूरा कर रहे हैं। ये हमने चतुर्भुज पूरा कर दिया। यदि ये VL है तो ये भी क्या रहेगा? VL रहेगा। इसमें हम नाम दे देते हैं O A B C। ठीक है, इन दोनों का परिणामी हमको निकालना है, तो इनका परिणामी विभव क्या रहेगा? ये रहेगा। किसका? VR और VL का। ये जो परिणामी विभवांतर है वो धारा I से क्या कलांतर रहेगा? फाई कलांतर में रहेगा। ठीक है, ये तो हमने चित्र बनाया। अब इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध R और प्रेरक कुंडली L को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, जिसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो धारा I प्रवाहित करने पर प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, तो क्या लिखते हैं? प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर। प्रतिरोध R के सिरों पर क्या लिखना है? विभवांतर। तो प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर RI। ठीक है, अब चूंकि ये प्रतिरोध की बात चल रही है इसलिए इसके सापेक्ष में हम क्या लगा देते हैं? R लगा दिया। ठीक है, अब ऐसी विभवांतर किसके सिरों पर उत्पन्न होगा? प्रेरक के सिरों पर। लिखा प्रेरक L के सिरों पर विभवांतर। L के सिरों पर विभवांतर सेम टू सेम किसके नियम से? ओम के नियम से क्या रहेगा? V बराबर RI होता है, लेकिन इधर R की जगह अब कुंडली लगती है जिसमें क्या लगता है? प्रतिघात लगता है। कुंडली का है, सदिश में क्या लगाना पड़ेगा? L, और धारा क्या रहेगी? I। ये जो विभवांतर जब प्रतिरोध का था तो R लगा दिया, प्रेरक का है तो सदिश में क्या लगा देंगे? L। तो ये VR बराबर हमको कितना मिल गया? RI, और VL बराबर हो गया XL I मिल गया। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे चूंकि इस परिपथ में देखिए इस चित्र से, चूंकि इस परिपथ में धारा I और विभवांतर VR समान कला में होते हैं, किंतु विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इस प्रकार विभवांतर VL और VR के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है।
तो अपन मान लेते हैं, माना कि VL और VR का परिणामी विभवांतर कौन है, VL है। तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो लिखा समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कौन सा वाला त्रिभुज, देखिए ये है पूरा त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर हो जाएगा। तो कर्ण कौन है इसमें, V का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कौन है, VL के स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब जैसे हम इसका वर्ग हटाएंगे, इसके अपोजिट वाले में क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दिया तो VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब चूंकि हमको मालूम है कि VL देखिए किसके बराबर है हमारे पास में, XLI के, और VR देखिए किसके बराबर है, RI के। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये V बराबर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ VL को हटा के लिखेंगे XLI का स्क्वायर, VR को हटा के लिखेंगे RI का होल स्क्वायर, दोनों के ब्रैकेट ओपन करिए तो ये बनेगा XL का स्क्वायर और I का स्क्वायर, इधर R का स्क्वायर और I का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, I स्क्वायर कॉमन है, तो हम I स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये V बराबर अंडर रूट I स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो ये बचेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम, ये जो I में जो स्क्वायर लगा हुआ है ये रूट के बाहर चला जाएगा, ये बनेगा V बराबर I अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और आगे बढ़ाना हो, क्योंकि XL बराबर कितना होता है, ओमेगा L, इसलिए V बराबर I अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये आ गया परिणामी विभवांतर। किसके लिए निकाल लिया यहाँ सूत्र, परिणामी विभवांतर। ठीक है, परिणामी विभवांतर आ गया। अब हम इसी को आगे करेंगे, पक्षांतर कर रहे हैं, तो V के अपान में कौन आ जाएगा, I, ये कहाँ गया, इधर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर बचा, यहाँ पर हमको ये जो XL लिखा हुआ है इसको हटा के लिख देंगे ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए V के अपान में कौन आ गया, I, तो अंडर रूट ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको मालूम होना चाहिए कि V अपान I तो होता है किसके बराबर, प्रतिरोध के बराबर। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में इन दोनों में से कोई दो या दो, सॉरी L R और C, इन तीन में से कोई दो या दो से अधिक लगे हों, तब हम उसको प्रतिरोध ना भूलकर क्या बोलते हैं, Z। और Z क्या कहलाती है, प्रतिबाधा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस V अपान I को हटा के क्या लिख देंगे, Z। तो ये Z बराबर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये आ गया प्रतिबाधा के लिए सूत्र। अब इसमें आप चाहो तो इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने अभी प्रतिबाधा निकाल लिया। अब हमको निकालना है कलांतर के लिए सूत्र। अब हम कलांतर निकाल रहे हैं, तो हेडिंग डालते हैं क्या, कलांतर। कलांतर, अब हम कलांतर के लिए फार्मूला बनाना है, तो हम मान लेते हैं, माना कि परिणामी विभवांतर V और धारा I के बीच कलांतर क्या है, फाई है। माना V व I के बीच कलांतर क्या है, फाई है। तो क्या मान लिया हमने, फाई। तो लिखा समकोण त्रिभुज OAB में। तो इस त्रिभुज में हम जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कौन सा कोण बन रहा है, tan फाई। तो tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पहले पुट कर देते हैं, क्या चल रहा है, tan फाई। तो लिखा हमने
tan phi बराबर लंब कौन सी हो जाए, ये वाली। तो क्या मिला, VL अपान में आधार कौन सी हो जाए, ये वाली। तो क्या मिला, VR। तो लिख दिया VR। अब क्योंकि VL किसके बराबर होता है, VL हमारे पास में है XLI और VR किसके बराबर है, RI के। तो यहां पर I से I को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या मिला हमारे लिए, XL अपान R। अब चूंकि XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L के, इसलिए ये क्या चल रहा है, tan phi। तो tan phi बराबर XL को हटा के लिख देंगे ओमेगा L और अपान में R। और आगे हम बढ़ाएंगे इसके लिए, tan को साइड में देंगे तो phi इक्वल tan इधर आया तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L अपान R। ये हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि RL परिपथ या प्रतिरोध R और प्रतिरोध L वाले प्रतिवर्ती परिपथ में निम्न की गणना कीजिए। किसकी गणना, पहला परिणामी विभवांतर, तो हमने परिणामी विभवांतर निकाल लिया। दूसरा प्रतिबाधा, ये हमने प्रतिबाधा निकाल ली। तीसरा ये कलांतर, तो कलांतर का सूत्र क्या आया है, ये आया। ठीक है, प्रतिरोध R और संधारित्र C वाले प्रतिवर्ती परिपथ में निम्न की गणना कीजिए। पहला परिणामी विभवांतर, दूसरा प्रतिबाधा और तीसरा परिणामी विभवांतर और धारा के बीच कलांतर। ठीक है, और इसमें फेजर ग्राफ भी पूछा जाता है, तो फेजर ग्राफ बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं किसका, प्रतिरोध R का और संधारित्र C। तो प्रतिरोध लगा हुआ है तो पहले प्रतिरोध लगा रहे हैं, ये हमने प्रतिरोध लगा दिया, और एक ये संधारित्र और श्रेणी क्रम में लगे हैं, और इनके साथ में ये प्रतिवर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है प्रतिरोध R, ये संधारित्र C लगा हुआ है, और ये प्रतिवर्ती वोल्टेज स्रोत, इसका समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t होता है। जैसे ही इसे धारा प्रवाहित होगी तो ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर हम क्या मान लेते हैं, VR, और संधारित्र C के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, VC। अब यहाँ पर हमको फेजर ग्राफ बनाना है, तो फेजर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहली बात, यदि इधर ये धारा प्रवाहित हो रही है तो ये धारा I और ये विभवांतर VR, ये दोनों तो समान कला में होते हैं, किंतु विभवांतर कौन सा वाला, VC, धारा I से 90 डिग्री पश्चिमी होता है। मतलब ये कहां की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये VC कहां की ओर चला गया, नीचे की ओर चला गया। अब यहाँ पर हम एक चतुर्भुज पूर्ण करते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पर O A B C। ठीक है, अब माना कि इन विभवांतर VC और VR का परिणामी विभवांतर क्या मान ले रहे हैं हम, V मान ले रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, यदि ये VC है तो ये भी क्या रहेगा, VC ही रहेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं कैसे रहेंगी, इसमें बराबर रहेंगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मान लीजिए विभवांतर V और धारा I के बीच में एक कलांतर क्या मान लिया, phi। अब देखिए, माना कि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो, I है, तो प्रवाहित धारा क्या मान लिया हमने, I। तो किसी क्षण प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, किसके सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर। तो R के सिरों पर विभवांतर क्या बनेगा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर RI। प्रतिरोध की बात चल रही है, इसलिए इसके सफिक्स में हमने क्या लगा दिया, R। तो प्रतिरोध R, तो क्या लिख दिया विभवांतर प्रतिरोध का, VR बराबर RI। तो VR बराबर क्या मिल गया, RI मिल गया। इसी प्रकार संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर, तो संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा ओम के नियम से। संधारित्र के सिरों पर है, विभवांतर को हमने V से लिखा, तो V सफिक्स में क्या लगा देंगे, C, क्योंकि किसकी बात चल रही है, संधारित्र की। तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या हो गया, VC बराबर प्रतिरोध R की जगह इधर हम लिखेंगे XC। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, प्रतिघात आएगा,
और धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I। ठीक है, ये सब लिखने के बाद अब हम इधर आते हैं चित्र में। देखिए इस परिपथ में धारा I और विभवांतर VR ये दोनों समान कला में होते हैं, किंतु विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। इस प्रकार VC और VR ये क्या चीज है, VR, VC और VR इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कलांतर हो गया, 90 डिग्री का। VC और VR के बीच में 90 डिग्री का कलांतर हो गया। अब मान लेते हैं, माना कि VC और VR का परिणामी विभवांतर क्या है, V है, तो हम त्रिभुज में किस में जाएंगे, OAB में। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो VC और VR का परिणामी विभवांतर क्या ले लिया, VC। ये VC है तो ये भी क्या रहेगा, VC रहेगा। तो हम जाएंगे इसमें समकोण त्रिभुज, कौन सा, OAB में, ये OAB में। इस वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गफल के बराबर होता है। तो कर्ण कौन है इसमें, भी, तो भी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गफल के बराबर है। तो अन्य दो भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार। VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट वाले में अंडर रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट लगा दिया। तो VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब हमारे पास में यहाँ देखिए, पहले ये लिखा VC बराबर अंडर रूट, कौन है ये, VC, और VC हमारे पास में कितना, XCI। तो लिख देंगे इसमें XCI का होल स्क्वायर प्लस VR। तो VR देखिए हमारे पास में कितना है, ये है। तो इस VR की जगह लिख देंगे RI का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XC का स्क्वायर, I का स्क्वायर, R का स्क्वायर और I का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, I स्क्वायर कॉमन है। तो ये हमने I स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ये बचेगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब ये जो I में स्क्वायर है ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। तो ये V बराबर I अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो XC लिखा हुआ है, क्योंकि XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे इधर पर। तो यहाँ पर ये V बराबर हो जाएगा I अंडर रूट ऑफ, इस XC हटा के लिख देंगे 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में क्या, परिणामी विभवांतर। इसका व्यंजक निकाल दिया हमने, परिणामी विभवांतर। अब हमको प्रतिबाधा के लिए व्यंजक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये V के अपान में कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ पर ये R का स्क्वायर चल रहा है। अब क्योंकि यहाँ से हमको मालूम होना चाहिए कि V/I जो है वो किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के। तो यहाँ पर दो लगे हैं परिपथ में, इस वजह से यहाँ Z बोला जाएगा, और Z को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अब इसलिए ये हमारे पास में V/I को हटा के क्या लिख देंगे, Z बराबर अंडर रूट 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका फार्मूला आ गया, प्रतिबाधा का। अब हमको किसका लिए निकालना है, कलांतर के लिए। तो अगला वाला टॉपिक इसका हमको क्या निकालना है, कलांतर। अब मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं कि परिणामी विभवांतर V और ये धारा I, इन दोनों के बीच में कलांतर क्या है, फाई। तो समकोण त्रिभुज किसमें, OAB में क्या बनेगा, tan फाई। tan फाई बराबर क्या होता है, लंब मतलब BC बटे आधार मतलब VR। अब क्योंकि हमारे पास में BC किसके बराबर है, XCI के, और VR किसके बराबर है, RI के। ये दोनों वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये tan फाई बराबर हो जाएगा किसके,
इस VC को हटा के ये पुट कर रहे हैं XCI, तो इस VR को हटा के क्या रखेंगे RI, तो यहाँ I से I कैंसिल, तो tan phi बराबर XC अपान में R हो गया। अब चूंकि XC किसके बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C के, इसलिए ये tan phi XC को हटा के लिखा 1 अपान ओमेगा C अपान R। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं, फाई को यहीं पर लिखा, tan इस साइड आएगा तो tan इनवर्स 1 अपान ओमेगा C ये आ गया विभवांतर, परिणामी विभवांतर V और धारा I के बीच स्थलांतर। क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्रतिरोध R और संधारित्र C वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में निम्न की गणना कीजिए। क्या क्या निकालने के लिए बोला जाएगा? पहली बात परिणामी विभवांतर जो हमने यहाँ निकाला, दूसरा प्रतिबाधा ये है, और थर्ड क्या निकालने के लिए बोलते हैं कलांतर। ठीक है, करना कैसे है लिख दिया, माना कि प्रतिरोध R और संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर, ये हो गया ना। अब हम इस चित्र को देख के हम सब कुछ लिखते हैं। क्या लिखा था? इस परिपथ में धारा I और विभवांतर VR दोनों समान कला में हैं, किंतु विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पक्षगामी है, इसलिए विभवांतर VR और VC के बीच में कितने डिग्री का कलांतर आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये VC है तो ये भी VC रहेगा। मान लिया VC और VR का परिणामी विभवांतर V है, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने परिणामी विभवांतर निकाल लिया। I को V के अपान में कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी Z प्रतिबाधा आ गई। अब ऐसे करके हमने क्या निकाला कलांतर, त्रिभुज OAB में tan phi का सूत्र लगा के, क्योंकि tan phi क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया VC बटे VR। ये सब वैल्यू पुट करके हमने phi निकाल लिया। phi क्या है? परिणाम विभवांतर V और धारा I के बीच। अब परिपथ हमारे पास में प्रेरक कुंडली और संधारित्र वाला प्रत्यावर्ती परिपथ, इसको हम LC परिपथ भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि LC परिपथ या ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरक कुंडली और संधारित्र लगे हों, निम्न के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आता है परिणामी विभवांतर के लिए व्यंजक, फिर प्रतिबाधा के लिए व्यंजक आता है, फिर इसमें अनुनाद की स्थिति आएगी, इसमें अनुनादी आवृत्ति के लिए भी व्यंजक निकालना रहेगा। तो पहले, और इसमें फेजर ग्राफ भी बनाना जरूरी रहता है, तो पहले मैं विद्युतीय परिपथ बनाता हूँ, फिर फेजर ग्राफ देखिए। फेजर ग्राफ अभी हमने जो एक एक परिपथ किए थे उन्हीं का यूज करके बनेगा। तो क्या क्या लगाना है? प्रेरक कुंडली L लगाना है, संधारित्र C लगाना है। ठीक है, तो प्रेरक कुंडली हम लगाते हैं, प्रेरक कुंडली, और ये संधारित्र C लगाते हैं। इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत। अब इसमें देखिए प्रेरक कुंडली L, ये संधारित्र C और प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t, इसमें धारा I प्रवाहित होगी। ठीक है, तो मान लिया कि प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या हो गया VL और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या मान लिया VC। ठीक है, अब इसमें हम फेजर ग्राफ बना रहे हैं, तो फेजर ग्राफ देखिए, धारा तो इस तरीके से बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि विभवांतर VC पश्चगामी होता है, इसका मतलब ये कहाँ की ओर आएगी नीचे की ओर आ जाएगा ये वाला ग्राफ, और विभवांतर VL अग्रगामी होता है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर की ओर पहुंच जाएगा VL। अब देखिए दोनों के बीच में ये 90 डिग्री आगे हो गया, ये 90 डिग्री पीछे हो गया, तो इन दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा 180। तो इन दोनों का परिणामी विभवांतर क्या बनेगा V बराबर VL माइनस VC बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लिखते हैं, माना कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक कुंडली L और संधारित्र C को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके साथ इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा समीकरण है? V बराबर V0 sin ओमेगा t, ये है। अब परिपथ में प्रवाहित धारा I तो यदि परिपथ में प्रवाहित धारा यदि किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा
आई ओ। तो सबसे पहले किसके स्वरूप में विभवांतर लिखेंगे? प्रेरक कुंडली एल के स्वरूप पर विभवांतर। प्रेरक कुंडली एल के स्वरूप पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। और इसके स्वरूप पर विभवांतर कैसे देखिए, कैसे निकालना? ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर RI होता है। लेकिन प्रेरक कुंडली की बात चली जिसका विभवांतर VL है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? VL लिखेंगे। और प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध इसकी जगह इसमें क्या लिखेंगे? प्रतिघात आएगा। प्रतिघात कौन आ जाएगा? इसमें XL आ जाएगा और I की जगह I लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार हमने ये प्रेरक कुंडली ली थी, इसी प्रकार क्या लिखेंगे? संधारित्र C के स्वरूप में विभवांतर, संधारित्र C के स्वरूप पर विभवांतर। तो अभी हमने इसका विभवांतर VL लिखा था, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। इसमें XL था, इसमें कौन हो जाएगा? XC, और ये क्या आ जाएगा? I हो गया। ठीक है, तो ये दोनों स्वरूप में विभवांतर आ गया। अब हम इसमें देखिए ये जो फेजर ग्राफ जो बना हुआ है, इसके आधार पर हम थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि इस परिपथ में विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है तथा विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इस प्रकार VL और VC के बीच में 180 डिग्री का कलांतर होता है। अतः VL और VC का क्या निकालेंगे हम? परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर VL माइनस VC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए VL हमारे पास में कितना है? XLI, लिख देते हैं XLI माइनस VC कितना है? XCI, तो लिख दिया हमने XCI। अब पक्षांतर में अभी नहीं करते, देखिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में I कॉमन है, तो हम I कॉमन निकाल रहे हैं। ये I हमने कॉमन निकाला, XL माइनस XC, ये बन गया परिणामी विभवांतर। ठीक है, अब इसको और यदि हम आगे बढ़ाएं, पक्षांतर करेंगे, ये जो V है, V के अपान में कौन आ जाएगा? I आ जाएगा, ये इसके अपान में आ जाएगा, तो ये बन गया XL माइनस XC। क्यों पक्षांतर किया? क्योंकि कि जो V अपान I है यहाँ कहलाती है Z। V अपान I होता क्या है? R होता प्रतिरोध। लेकिन अब यहाँ प्रतिरोध नहीं बोलेंगे। प्रतिरोध क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है यदि परिपथ में ये 2 या 2 से अधिक लगे होते तो वहां पर प्रतिरोध ना बोल के क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं। और Z क्या कहलाती है? प्रतिबाधा कहलाती है। तो ये Z क्या चीज है? यहाँ पर प्रतिबाधा, प्रतिबाधा है। इसलिए ये V बटे I को हटाकर हम क्या लिखेंगे? Z। तो ये Z बराबर XL माइनस XC हो गया, ये हो गया। अब इसको हम और आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे? चूंकि XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L, और XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C होता है। तो ये Z बराबर बन जाएगा XL को हटा के ओमेगा L, XC को हटा के 1/ओमेगा C हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको एक स्थिति और करना है, अनुनाद की स्थिति। कौन सी स्थिति? अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति। अब अनुनाद की स्थिति कैसे बनेगी? देखिए, अनुनाद की स्थिति बनती है कब? जब प्रेरण प्रतिघात घातीय प्रतिघात के बराबर होता है। जब प्रेरण प्रतिघात घातीय प्रतिघात के बराबर होगा तो ये जो प्रतिबाधा है ये न्यूनतम हो जाती है, और प्रतिबाधा न्यूनतम या शून्य हो जाती है तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इसी स्थिति को हम बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। कैसे आइए देखिए, तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या हो जाता है? XC। अब चूंकि हमको मालूम है, चूंकि ये देखिए हमारे पास में Z प्रतिबाधा, चूंकि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या है हमारे पास में? Z बराबर XL माइनस XC है। तो अब यहां देखिए Z बराबर XL किसके बराबर है? XC के। तो इस XL को हटा के क्या लिख दिया? XC माइनस XC, ये इससे कट गया, ये कितना हो गया? शून्य हो गया। तो प्रतिबाधा कैसी हो गई? शून्य हो गई, न्यूनतम हो गई, न्यूनतम हो गई। अब चूंकि हमको मालूम है, चूंकि धारा धारा क्या होती है? I बराबर V बटे Z, तो क्या बन जाएगा?
भी बटे न्यूनतम हो गई, कितनी हो गई है 0, तो जेड घटा के 0 रखा तो आई कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। अनंत होगी मतलब क्या हो गई अधिकतम हो गई। तो जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है अनंत हो जाता है, इसी स्थिति को कौन सी स्थिति बोलते हैं अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, अनुनादी स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति में जो आवृत्ति होती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। उसके लिए अब हम व्यंजक निकालेंगे। अब इसमें देखिए थ्योरी यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब प्रेरण प्रतिघात का मान घातीय प्रतिघात के बराबर होता है तो प्रतिबाधा का मान शून्य या न्यूनतम हो जाता है तथा धारा का मान अधिकतम या अनंत हो जाता है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं तथा इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं और विद्युत वाहक बल को अनुनादी विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हम अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालते हैं। देखिए अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालते हैं, सॉरी अनुनादी आवृत्ति के लिए, तो अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालना है। अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, अब चूंकि हमको मालूम है एक्सएल बराबर किसके होता है एक्ससी के, अब इसके बाद हमको मालूम है एक्सएल कितना बराबर होता है, एक्सएल किसके बराबर होता है ओमेगा एल के। इस एक्सएल को हटा के लिखा ओमेगा एल, एक्स को हटा के लिखा ओमेगा सी। इस ओमेगा का ओमेगा में इंटू वन क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो 1/L के यहाँ अपान पहुंचा देंगे एल सी, तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो गया, 1/LC हो गया। अब अनुनादी आवृत्ति चाहिए, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है F बराबर ओमेगा अपान में 2 पाई, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं। ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1/√LC, तो लिखा 1/√LC अपान कौन है 2 पाई, तो F बराबर 2 पाई√LC। ये आ गई अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति कब मिलेगी जब प्रेरण प्रतिघात घातीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो यहां से क्या निकल जाती है अनुनादी आवृत्ति। अभी तक हमने परिपथ सिंगल सिंगल लगाए, फिर डबल डबल किए, अब हम तीनों को एक साथ लगाएंगे, प्रेरक कुंडली को, संधारित्र को और ओमीय प्रतिरोध को। ये अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ। क्वेश्चन आता है एलसीआर परिपथ में निम्न की गणना कीजिए। सबसे पहला पूछते हैं प्रतिबाधा के लिए सबसे पहले पूछते हैं परिणामी विभवांतर के लिए व्यंजक, दूसरा पूछा जाएगा प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, तीसरा पूछते हैं कलांतर के लिए व्यंजक, और इसमें अगला पूछ सकते हैं अनुनाद की स्थिति पूछ सकते हैं और अनुनादी आवृत्ति, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक सेम निकलता है। तो हमें हम निकाल रहे हैं, तीनों को एक साथ लगाया जा रहा है। तो पहले मैं चित्र बनाता हूं एलसीआर परिपथ, तो पहले एल बनाते हैं, ये प्रेरक कुंडली, फिर ये संधारित्र और फिर ये प्रतिरोध, तीनों को एक साथ लगाया गया है। इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इनमें देखिए फेजर ग्राफ बनेगा, ये फेजर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए धारा तो बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरीके से, तो हमने पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था धारा, यहाँ पर देखिए क्या चीज लगी है, तीन चीजें लगी हुई हैं, एक कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमने पढ़ा था धारा और प्रतिरोध R का जो विभवांतर रहेगा VR, ये दोनों समान कला में होते हैं, इसलिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, किंतु विभवांतर ये जो VC रहता है ये 90 डिग्री पश्चिगामी होता है, इसलिए कहाँ गया ये नीचे आ गया। लेकिन विभवांतर कौन सा वाला L वाला VL, ये कैसा रहता अग्रगामी ऊपर चला गया। अब इसका और इसका परिणामी विभवांतर क्या मिलेगा VL माइनस VC मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पूरा चतुर्भुज पूरा करेंगे, ये चतुर्भुज पूरा कर दिया। जब ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC ही रहेगा ना। अब यहाँ पर इनका परिणामी विभवांतर कौन आ जाएगा V आ जाएगा, जो धारा I से कौन सा कलांतर बनाएगा फाई कलांतर में रहेगा। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं परिपथ में धारा I प्रवाहित हुई, तो इसका विभवांतर VL, इसका विभवांतर VC और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा VR, ठीक है। थ्योरी में हम लिखेंगे माना कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में
प्रेरक कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। ये हम स्टार्टिंग से करें, क्या लिखेंगे? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t हो गया। अब यदि परिपथ में किसी क्षण प्रवाहित धारा I हो तो यदि किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो सबसे पहले देखिए किसके सिरों पे विभवांतर? प्रेरक कुंडली L के सिरों पे विभवांतर क्या बनेगा? VL बराबर XL I बनेगा। इसी प्रकार संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर VC बराबर XC I हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर VR बराबर हो जाएगा RI हो जाएगा। ठीक है। अब इस परिपथ में नोटिस करने वाली बात यह है, क्या चीज है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये आपका फेजर ग्राफ है, फेजर डायग्राम है। इसमें हम लिखेंगे इस परिपथ में धारा I और प्रतिरोध VR दोनों समान कला में होते हैं, किंतु विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पक्षगामी होता है, विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इस प्रकार VL और VC के बीच में 180 डिग्री का कलांतर होता है, इसलिए VL और VC का परिणामी विभवांतर क्या मिलेगा? VL माइनस VC मिलेगा। अब यदि ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC हो गया। अब माना कि VR और VL माइनस VC का परिणामी विभवांतर क्या हो? V हो। इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे? इसको मान लिया O, इसको A और इसको B, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में किससे करेंगे? पाइथागोरस त्रिभुज से। तो पाइथागोरस में क्या हो जाएगी? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है? V का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइड क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारे पास में कि VR किसके बराबर है? RI के। VL किसके बराबर है? XLI के। VC किसके बराबर है? XCI के। ये सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये बनेगा V बराबर अंडर रूट VR। VR कितना है हमारे पास में? RI, तो लिखेंगे RI का होल स्क्वायर प्लस VL, तो VL कितना है? XLI, तो लिख दिया XLI माइनस VC कितना है? XCI, ये हो जाएगा XCI का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर से हम I कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए अंडर रूट, इसका ब्रैकेट ओपन किया, ये हो गया R का स्क्वायर और I का स्क्वायर प्लस इसमें से ये I बाहर आएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो किसके साथ बाहर आएगी? I के स्क्वायर के साथ। तो अब यहाँ पर ये बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? I स्क्वायर कॉमन है, हम I स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। ये हमने क्या कॉमन निकालना है? I स्क्वायर, तो ये हमने I स्क्वायर कॉमन निकाला। तो यहाँ क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर बाहर चला गया, बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये जो I स्क्वायर है ये रूट के बाहर आ जाएगी, तो ये रूट के बाहर आ गई, तो रूट के अंदर केवल कौन बचेगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका परिणामी विभवांतर। ये अभी हमने क्या निकाला है? परिणामी विभवांतर। ठीक है। अगला अभी और करना है, इसमें प्रतिबाधा को निकालना है। हम ये पक्षांतर कर दे रहे हैं, ये जो भी है इसके बटे में कौन आ जाएगा? I। तो पक्षांतर किया तो V के अपान में कौन आ गया? I। यहाँ देखिए I अपान में जाएगा, बाकी पूरा जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दे रहे हैं जैसे कि तैसा। अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि
ये जो v बटे i है ये किसके बराबर होता है, z के, और z क्या कहलाती है, प्रतिबाधा। इसलिए इस v बटे i घटा के क्या लिख देंगे, z, तो z बराबर अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आ गई परिणामी प्रतिबाधा। इसको और आगे हम बढ़ाएं, क्योंकि xl बराबर होता है ओमेगा l और xc बराबर होता है 1 अपान ओमेगा c, इसलिए ये z बराबर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl घटा के ओमेगा l xc घटा के 1 अपान ओमेगा c का होल स्क्वायर। ये आ गई प्रतिबाधा। अब इसमें हमने प्रतिबाधा के लिए भी व्यंजक निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, कलांतर के लिए व्यंजक निकालना है। तो हेडिंग डालते हैं कलांतर। अब कलांतर में देखिए कौन सा त्रिभुज लिया था, समकोण त्रिभुज OAB में। तो त्रिभुज OAB में कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें देखिए त्रिभुज ये बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, फाई। हम इसमें क्या लिखेंगे, tan फाई। तो tan फाई क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, ये है, लिख दिया VL माइनस VC अपान में आधार। आधार कौन है, VR, तो बटे में क्या लिख दिया VR। ये VL माइनस VC बटे में क्या कर दिया VR। इसको और आगे बढ़ाते हैं, tan फाई बराबर VL। VL हमारे पास में कितने हैं, XLI। तो VL को हटा के लिखा XLI माइनस VC कितना है हमारे पास में, XCI है, तो XCI लिख दिया अपान में VR कितना है, RI, तो लिख देते हैं RI। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, I कॉमन है, तो बचेगा XL माइनस XC अपान में RI। तो यहाँ I से I कैंसिल हो गया। और आगे बढ़ते हैं, क्या चल रहा है, tan फाई बराबर क्या बचा, XL माइनस XC अपान में R। तो XL माइनस XC अपान में R। पक्षांतर किया, फाई बराबर tan जब इस साइड आएगा किसमें बदल जाएगा, इनवर्स में, लिखा XL माइनस XC अपान R। उसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं tan इनवर्स XL को हटा के लिख देंगे ओमेगा XC घटा के बना अपान ओमेगा C अपान में R। ये आ गया परिणामी विभवांतर और धारा I के बीच में कलांतर। अब इसमें एक स्थिति और है, कौन सी, अनुनादी स्थिति। तो अनुनादी स्थिति और करते हैं, अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में क्या रहेगा, XL किसके बराबर रहेगा, XC के, तब अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है। XL बराबर किसके रहेगा, XC के। प्रेरण प्रतिघात को धारतीय प्रतिघात के बराबर करेंगे। अब चूंकि हमको मालूम क्या है, ये प्रतिबाधा जो थी लिखेंगे, चूंकि Z बराबर अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए XL किसके बराबर है, XC के, मतलब इस XL घटा के लिख देंगे XC, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL घटा के XC माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, बचा केवल क्या, R स्क्वायर। Z बराबर क्या मिला, R। हमने कितनी रुकावट डाली थी, 3 रुकावट डाली थी, LCR, तीन प्रतिरोध लगे थे, लेकिन परिणामी प्रतिरोध कितना मिला, R। मतलब प्रतिरोध का मान कैसा हो गया, प्रतिबाधा का मान कैसा हो गया, न्यूनतम। तो जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो गया तब धारा क्या हो जाएगी, क्योंकि I बराबर होता है V बटे Z, तो V बटे क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा, तो I का मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। I का मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है तो इसी स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। कैसे लिखेंगे, जब प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है तो प्रतिबाधा कैसे हो जाती है, न्यूनतम, तथा धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं, तथा इस स्थिति में जो आवृत्ति रहती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए अनुनादी आवृत्ति निकालने बताते हैं कैसे निकलेगी। ये जो अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति निकालते हैं, ये अब चूंकि XL किसके बराबर है, क्योंकि XL बराबर है XC के, तो अभी निकाला था XL क्या होता है, ओमेगा L, XC कितना होता है, ओमेगा C। ओमेगा का ओमेगा में हो गया तो ओमेगा स्क्वायर, 1 अपान L का C में हो गया, क्या हो गया, LC। तो ओमेगा इक्वल 1 अपान अंडर रूट LC हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा दिया। अब चूंकि अनुनादी आवृत्ति हमारे पास में क्या होती है, क्योंकि आवृत्ति होती है F बराबर
ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में ये है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और अपॉन में 2 पाई, तो f बराबर बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति क्या होती है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊर्जा व्यय की जो दर होती है, मतलब जिस दर से ऊर्जा खर्च होती है व्यय होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति कहते हैं और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं किससे? P से। अब यदि हम एक और यदि मैथमेटिकली रूप में, गणितीय रूप में इसका सूत्र लिखें तो प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल के बराबर होती है। अब चूंकि इसमें देखिए V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पर 5 जो है वो क्या कहलाएगा? धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर। तो यहाँ पर हम P बराबर यदि हम लिखेंगे P इक्वल में इस V को हटा के ये वैल्यू लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I को हटा के I की ये वाली वैल्यू लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। थोड़ा इसको 3 अरेंज करते हैं V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा इधर, क्योंकि साइन A माइनस बी इक्वल साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब हम कंपेयर करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A की जगह हम क्या लिखेंगे? ओमेगा टी एंड B की जगह लिखेंगे 5। अब ये पूरा का पूरा सेम इसकी तरह का हम इस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो P इक्वल V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को सेम लिखा। अब यहाँ पर देखिए पूरा कन्वर्ट कर देंगे हम इस फार्मूले के रूप में, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे साइन A की जगह कौन आएगा? ओमेगा टी, कॉस B की जगह क्या लिखेंगे? 5 माइनस, फिर कॉस A की जगह क्या लिखना है? ओमेगा टी एंड साइन B की जगह क्या लिखना है? 5। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस साइन ओमेगा टी का पहले यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों में हम गुणा कर देते हैं इसका ब्रैकेट ओपन करके, तो P बराबर क्या है? V नॉट I नॉट ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस 5 माइनस साइन ओमेगा टी का यहाँ गुणा करेंगे किसमें? कॉस ओमेगा टी में और फिर साइन 5। अब यहाँ पर देखिए इसको फार्मूला बनाना है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कलाकारी करेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 माइनस, इसमें हम 2 से ये डिवाइड करेंगे और 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा और ये साइन 5 लीजिएगा साइन 5। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इतना जो पूरा फार्मूला है, क्योंकि साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी इक्वल होता है साइन 2 ओमेगा टी, इसलिए ये P इक्वल P नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस 5 तक लिखा माइनस 1/2। इतने पूरे को हटा के हम लिख देंगे क्या? साइन 2 ओमेगा टी एंड साइन 5 की जगह हमने साइन 5 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पूर्ण चक्र में किसकी बात करेंगे हम? एक पूर्ण चक्र में औसत मान, कौन से मान लेना है हमको? औसत मान लेना है। एक पूर्ण चक्र में औसत मान P की जगह क्या लिखा जाएगा? PAV, मतलब PAV शक्ति का औसत मान और
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान होता है कितना 1/2 औसत मान, और साइन 2 ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सब वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। इस p की जगह हम क्या लिख देंगे, p एवरेज इक्वल में v नॉट आई नॉट, इसका मान कितना है 1/2 cos फाई की जगह cos फाई माइनस 1/2, इसका मान कितना है 0, sin फाई की जगह sin फाई। इतना पूरा क्या हो जाएगा 0, तो हम उसको हटा देंगे, ये बन जाएगा 1/2 में मल्टीप्लाई होगा v नॉट आई नॉट अपॉन 2 एंड cos फाई। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहे हैं, v नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 एंड cos फाई। ऐसा क्यों लिखा है, देखिए अभी ऐसा इसलिए लिखा है, देखो √2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दोबारा मिल जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि v RMS बराबर होता है v नॉट अपॉन √2 एंड IRMS बराबर होता है I नॉट अपॉन √2। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर अलग कर के ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए p एवरेज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर इस v नॉट अपॉन √2 की जगह हम कितना लिख देंगे VRMS इनटू में I नॉट अपॉन √2 हटा के लिख देंगे IRMS, और ये cos फाई की जगह cos फाई, ये लिख दिया। ये हमारा एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय है, औसत शक्ति है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए क्या, VRMS को हम आभासी वोल्टेज भी कहते हैं या आभासी विभव भी कहते हैं, और इसको आभासी धारा कहते हैं, और ये कहलाता है cos फाई कहलाता है शक्ति गुणांक। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि औसत शक्ति व्यय, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति किसे कहते हैं, औसत एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि इतना अकेला सिद्ध करने के लिए आता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये आभासी विभव, ये आभासी धारा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आभासी शक्ति मिल जाती है।